भैया अभी मतलब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट सपोर्ट में उसको हमको बिलिंग में ट्रांसफ़र करना है, कोई प्रोडक्ट सपोर्ट में है उसको बिलिंग में बिलिंग में ट्रांसफर करना ट्रांसफ़र है। करना है। वो यूनिट में है या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आया? नहीं भैया, एक शायद गलती से या पता नहीं कैसे मेरे से बनाना था प्रोडक्ट सपोर्ट में, वो हम्म। बन कहीं और गया है, तो हमको उसका चेंज करना प्रोडक्ट सपोर्ट में, वो चेंज कैसे करें? ओके, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बताएंगे भी तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग होगा। ऐसे हम बता देते हैं, अदरवाइज अभी फिलहाल के उसको डिलीट करके नया बना लेना। ठीक है, ऐसे हम बताने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आया तो सही है। तो बेसिकली अभी हम लोग मान लीजिए इसमें आते हैं। तो होता क्या है कि जो स्टार्टिंग में केस बना रहे होते हैं ना, केस बनाएंगे और यहाँ पे जब हम लोग न्यू केस करेंगे तो पूछता है प्रोडक्ट सपोर्ट एंड बिलिंग। तो ये प्रोडक्ट सपोर्ट और बिलिंग जो है रिकॉर्ड टाइप है। ठीक है। और सेल्सफोर्स में क्या होता है कि हर एक जो भी रिकॉर्ड बनता है उस रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्सफोर्स आईडी। ठीक है। अब जो रिकॉर्ड टाइप होता है वो रिकॉर्ड टाइप भी एसोसिएट होता है रिकॉर्ड के साथ में। तो ये थोड़ा सा एक प्लगइन भी होता है, ये प्लगइन हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी दिखा देते हैं कैसे हम लोग इसको सेलेक्ट क्वेरी तो सबको पता ही होगा। तो सेलेक्ट क्वेरी अगर हम लोग चलाते हैं केस ऑब्जेक्ट पे, तो क्वेरी हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन द आईडी। ठीक है, ये आईडी है। अभी इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारा अ, ये हमारा केस है जिसमें कि हमने वो बनाया था। अभी जो रिकॉर्ड टाइप है, जो रिकॉर्ड टाइप जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट सपोर्ट और बिलिंग, तो ये वो रिकॉर्ड टाइप है। ठीक है। तो जब एसोसिएशन होता है किसी भी केस का क्रिएट हो रहा है बैकएंड में, जब वो रिकॉर्ड बन रहा है तो वो रिकॉर्ड टाइप उसके साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम न्यू करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड टाइप है, ये रिकॉर्ड टाइप एक अपना एक अलग रिकॉर्ड है सेल्सफोर्स में, जो कि मेटा डेटा हम बताए थे कि बैकएंड में जो भी आप एज ए डेवलपर बनाते हैं वो मेटा डेटा होता है। अब इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पे सेटअप सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाने के बाद हम सॉरी यहाँ पे हम लोग जब केस पे जाएंगे, केस में जाने के बाद यहाँ रिकॉर्ड टाइप्स में जाएंगे, तो जैसा बताएं कि कोई भी रिकॉर्ड हो, चाहे वो मेटा डेटा हो चाहे वो एक्चुअल कस्टमर डेटा हो, हर चीज़ का आइडेंटिफिकेशन एक सेल्सफोर्स आईडी होता है। तो जैसे ये रिकॉर्ड है जो कि यूज़र बनाएगा, उसका एक यूनिक आईडी है सेल्सफोर्स आईडी, 15 टू 18 डिजिट का होता है, आइदर 15 और 18। उसी तरह से सिमिलरली जो हम लोग मेटा डेटा बनाएंगे उस मेटा डेटा का भी एक सेल्सफोर्स आईडी होगा। तो अगर हम ये दोनों को खोलते हैं, बिलिंग को मान लीजिए खोलते हैं, तो बिलिंग का खोले तो यहाँ पे देखिए एक सेल्सफोर्स आईडी है ये, स्टार्टिंग विथ 012। तो सेल्सफोर्स में कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई भी ऑर्ग में अगर आप रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 012 प्रीफिक्स। स्टार्टिंग कोई भी रिकॉर्ड का स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस 3 कैरेक्टर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा टेबल का है। एट द एंड ऑफ द डे रिकॉर्ड टाइप इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो वो मेटा डेटा वो बैक एंड ऑब्जेक्ट हुआ जिसका कि एक रिकॉर्ड बनाए आप बिलिंग। जब इसका एक रिकॉर्ड बनाए मेटा डेटा अगेन बैक एंड रिकॉर्ड, तो उसका भी एक रिकॉर्ड बना 18 डिजिट का आईडी बना, और जो कि स्टार्ट होगा 012 से। अब फ्रंट एंड पे जब आप रिकॉर्ड बनाए केस रिकॉर्ड, जो कि कस्टमर इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का डिटेल है इसमें, तो इसका भी 18 डिजिट बना। और हमेशा गौर करना कि जितना भी केस कोई भी प्लेग्राउंड में बना रहे हो, आप लोग जितने लोग हैं सबको जो भी बना रहे हैं, इसका फर्स्ट स्टार्टिंग कैरेक्टर मैच करेगा 500। 500 हर 500 जब बोलेंगे स्टार्टिंग का कोई भी आईडी, तो आपको डायरेक्ट अज्यूम कर लेना है कि वो केस है। उसी तरह से जब अकाउंट होगा तो अकाउंट का 001 होता है। अकाउंट का अगर आप देखेंगे तो ये 18 कैरेक्टर्स है, इसका स्टार्टिंग है 001। तो स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर डिफाइन करता है कि कौन सा वो ऑब्जेक्ट है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का सबका डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है। कस्टम ऑब्जेक्ट का जैसे आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे वैसे उसका ऑटोमेटिक डिफाइन करता है सेल्सफोर्स। लेकिन स्टैंडर्ड का ग्लोबली ओवर द, हाँ, पूरे देश मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इसका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का सेम प्रीफिक्स, स्टार्टिंग का जो 3 कैरेक्टर वो सेम होगा सबका।
तो बैक टू द क्वेश्चन कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो केस का जैसे बताया फ्रंट एंड में ये आईडी है, उसी तरह से बैक एंड में रिकॉर्ड टाइप भी एक रिकॉर्ड है, तो उसका सेल्सफोर्स आईडी ये है। अभी के लिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे कैसे। तो इसको फॉर एग्जांपल कॉपी करके हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो गया बिलिंग का, बिलिंग रिकॉर्ड टाइप आईडी, ठीक है। ये बिलिंग रिकॉर्ड टाइप आईडी है। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं जो कि आपका है प्रोडक्ट सपोर्ट का। ये प्रोडक्ट सपोर्ट में गए, इसका भी सेल्सफोर्स आईडी निकाले, और ये हुआ सेल्सफोर्स, ये हुआ प्रोडक्ट सपोर्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आपके केस में क्या हुआ होगा, तुम्हारे केस में क्या हुआ होगा कि जब ऐसे क्वेरी चलाएंगे ना हम लोग, केस ऑब्जेक्ट पे क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी तो सबको जो करने आता होगा, नॉर्मल एसक्यूएल है, इस पे क्वेरी चलाएंगे। अब आईडी जैसा कि हम बताएं वो यूनिक होता है। ऐसे क्वेरी तो किसी भी फील्ड पे चला सकते हैं हम, जो हमको पता है यूनिक वैल्यू होगा, लाइक केस नंबर या फिर ऐसा कुछ यूनिक वैल्यू जो हमें पता है। तो अभी फिलहाल के लिए केस नंबर यूनिक है और सेल्सफोर्स आईडी यूनिक है, तो हम आईडी पे चलाए हैं इसको। दूसरा, अभी हम इस वाले केस को, अगर इसको भी इंक्लूड करना है, तो इस केस को भी अगर हमको निकालना है, तो हम इसको यहाँ पे इसको भी डाल देते हैं, ताकि दोनों का आईडी हम मैच करके दिखा पाएँ। तो हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड टाइप दिखा रहा है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कौन सा, इसमें नाम भी एक्चुअली पता कर सकते हैं हम लोग ऐसे करके। जो इसका रिकॉर्ड टाइप है डॉट नेम, तो चूंकि ये डिफरेंट टेबल है, तो रिकॉर्ड टाइप टेबल के में भी जो बैकएंड फील्ड्स होंगे ना, वो भी फील्ड्स हम क्वेरी कर सकते हैं। तो इवेंचुअली रिकॉर्ड टाइप भी एक टेबल है जिसमें कि बहुत सारे फील्ड्स होंगे। तो वन ऑफ द फील्ड्स ऑफ दैट रिकॉर्ड टाइप इज नेम, ठीक है। तो नेम को हम क्वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्वेरी किए तो क्या पता चला कि ये जो केस है, ये जो केस है, इसका भी केस को समझने के लिए हम लोग अभी फिलहाल के लिए केस का नंबर भी निकाल लेते हैं, तो आइडिया आएगा अच्छे से। यहाँ पे केस नंबर डाल देते हैं, पता चल जाएगा। तो अभी केस 1026 जो है, उसका जो रिकॉर्ड टाइप है वो प्रोडक्ट सपोर्ट का है, जिसका आईडी ये है। केस 1027 जो है, उसका रिकॉर्ड टाइप बिलिंग है, जिसका ही केस आईडी ये है। अभी देखिए हम कॉपी किए थे एक्सेल में, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो बिलिंग का रिकॉर्ड टाइप कॉपी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ये बिलिंग से मैच कर गया ना। इसी तरह से ये प्रोडक्ट सपोर्ट का कॉपी करके यहाँ सर्च किए, तो ये प्रोडक्ट सपोर्ट से मैच कर गया। तो अगर गलती से बनाना था, बिलिंग बन गया प्रोडक्ट सपोर्ट और उसको चेंज करना है, तो अब इसमें क्या होगा, इंसर्ट हो चुका है। अब द नेक्स्ट टीएमएल विच विल हैपन इज अपडेट। तो ये अपडेट करना अगर आता है डेटाबेस में, तो अगेन सिंपल सा एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिससे अपडेट कर सकते। तो अपडेट करने का दो तीन तरीका है। एक तो आप स्मॉल स्क्रिप्ट लिख लीजिए, अपडेट स्टेटमेंट, जिसमें कि आप क्वेरी करेंगे, उसको रिकॉर्ड टाइप को रिप्लेस करके अपडेट अपडेट कर देंगे। दैट विल बी समथिंग लाइक, बताते हैं देखिए। ये भी एक प्लगइन है, क्रोम प्लगइन, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो यूज़ करने के लिए फ्यूचर में। और ये एक प्लगइन, इसका नाम है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर और इसका नाम है क्विक ऑर्गेनाइजर। ये दो प्लगइन यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मली आज के डेट में। तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि एक लिस्ट टाइप केस होगा, यहाँ पे केस लिस्ट कर लिए। और अभी लिस्ट नहीं करते भी, एक ही रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो सिंपल हम लोग एक इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। केस का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, केस रिकॉर्ड। यहाँ पे एक सेलेक्ट स्टेटमेंट मार दिए हैं, इसमें हम लोग क्या क्वेरी कर रहे हैं ये। तो इसमें हम लोग एक ही रिकॉर्ड पे अपडेट करेंगे। Yes. तो इसका फॉर्मेट क्या हुआ यहाँ पे, लोग एक सेलेक्ट स्टेटमेंट डाले हैं, उसमें अभी हम लोग आईडी लेके चल रहे हैं। तो चूंकि इसका ज़रूरत नहीं है, केस नंबर को हटा देते हैं, आप रिकॉर्ड आईडी हमको अपडेट करना है, बाकी इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये बात का है, बट देख सकते, ये नॉर्मल है, सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको
यहाँ से इजीली रीडेबल है कि हम लोग क्या किए। यहाँ पे हम लोग अभी लेके आए हैं केस रिकॉर्ड, एक ऑब्जेक्ट बनाए केस का, जिसमें कि हम लोग निकाल के ला रहे हैं रिकॉर्ड टाइप आईडी, जिसका कि ये है। तो अभी अभी हम लोग देखें कि ये जो रिकॉर्ड है इसका अभी है बिलिंग। ठीक है, हमको चेंज करना है बिलिंग से प्रोडक्ट सपोर्ट। तो प्रोडक्ट सपोर्ट का आईडी मेरे पास है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए पहले। तो यहाँ पे इससे ये क्वेरी दे देगा हमको। जब ये आ जाएगा वैल्यू तो हमको क्या करना है, तो करना है केस रिकॉर्ड, और चेंज क्या करना है, रिकॉर्ड टाइप टाइप आईडी। इसमें हम लोग को डालना है ये वैल्यू। ये जब आ गया तो हम लोग अपडेट स्टेटमेंट डालेंगे। Yes. तो इतना से क्या हुआ, हम लोग एक केस रिकॉर्ड को क्वेरी किए। ये एक तरीका हुआ, केस रिकॉर्ड को क्वेरी किए, यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप आईडी डाले और इसको अपडेट कर दिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी रिकॉर्ड टाइप आपको चेंज करना है वो अपडेट हो जाएगा। ये वन ऑफ द वे हुआ। अनदर वे क्या हो सकता है, अगर आपको आईडी पता है डायरेक्टली कि हाँ कौन सा आईडी है आपका, तो सिंपली आप केस का एक बनाएंगे। तो ये एक तरीका खत्म हो गया, ठीक है ना। ये हो सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अभी सेकंड हो गया ये, सॉरी, सेकंड सॉल्यूशन ये हो गया आपका फर्स्ट तरीका। सेकंड, आपको अगर आईडी पता है तो क्वेरी करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता है कि हाँ उसमें मेरा क्या रिकॉर्ड है, क्या चेंज करना है, तो डायरेक्टली हम केस रिकॉर्ड बनाएंगे। केस रिकॉर्ड बनाने के बाद उसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको बनाए न्यू केस, इसमें के केस केस रिकॉर्ड डॉट आईडी, जो आईडी आप अपडेट करने वाले हैं अभी फिल करेंगे उसमें हम। और नेक्स्ट ये हम लोग इसको अपडेट करना है, और फिर नॉर्मली ये आईडी अपडेट करना है। तो ऐसे, तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो ये दोनों में से कोई भी एक रन करेंगे तो मेरा जाके वहाँ पे बिलिंग से वो अपडेट हो जाएगा प्रोडक्ट सपोर्ट में। ये दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका है, अगर प्लगइन इंस्टॉल्ड है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, तो इसमें ये एक शो ऑल डेटा का ऑप्शन होता है। जैसे कि मान लिए इस वाले में है हम, इसमें हम लोग गए यहाँ पे, ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है, शो ऑल डेटा में अगर हम दूसरे टैब में खोलेंगे तो ये बैकएंड का सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो फ्रंट एंड में यहाँ कहीं भी अभी हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप नहीं है, नहीं है, राइट, कहीं नहीं है। मैं दैट मीन्स कि वो जो रिकॉर्ड टाइप है वो फील्ड बैकएंड में है। तो बैकएंड में जैसे ही यहाँ जाएंगे, यहाँ सारा बैकएंड का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड टाइप सर्च करेंगे। रिकॉर्ड टाइप आ गया। अब देखिए ये एक रिकॉर्ड टाइप है, ये कौन सा रिकॉर्ड टाइप है ये देखते हैं हम लोग। तो ये है प्रोडक्ट सपोर्ट रिकॉर्ड टाइप। भी जो ये है, ये प्रोडक्ट सपोर्ट रिकॉर्ड टाइप है। तो इसको यहाँ से भी हम लोग डबल क्लिक करके डायरेक्टली इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग लेंगे, ये बिलिंग वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली इसका वैल्यू बैकएंड से चेंज कर देंगे। इसको यहाँ पे क्लिक करके जब यहाँ पे हम सेव करेंगे, तो ये तीन तरीका अभी फिलहाल के लिए आप लोग समझिए। देर आर अदर वेज ऑल्सो। तो दो तीन वेज क्या बताएं, एक हुआ आपका डायरेक्ट आप स्क्रिप्ट लिख लिए जिसमें कि आपने क्वेरी किया, क्वेरी करके आपने उस फील्ड पे वैल्यू डाल दिया, पहला। दूसरा, आपने डायरेक्ट आपको पता था कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाए, उस ऑब्जेक्ट में आईडी डालें, और उसके बाद जिस जिस फील्ड को अपडेट करना है वो फिर अपडेट चला दिए। तो ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा, अगर आपके पास ये प्लगइन है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, देन आप डायरेक्टली बैकएंड पे जाकर उसका वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीका, ये हम आप लोगों को भेज देते हैं, आप लोग रखिए अपने पास फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। सॉल्व करने के लिए ऐसे सिंपल क्लिक करते हैं सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर जो है ना, इसका भी लिंक भेज देते हैं। और एक होता है, क्या नाम था उसका, ऑर्गेनाइजर। ये दो इंस्टॉल करके रखना, काम होता है इसका। The one is this one। दो जो स्क्रिप्ट से या फिर बैकएंड से।
कौन सा देखना है? भैया बैकएंड पे दिखाइए। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट बंद कर देते हैं। बैकएंड पे जैसा कि बताएं, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर है। यहाँ से हम इसको यहाँ से बैकएंड पे सो ऑल डेटा किए। सो ऑल डेटा में सारा फील्ड आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कौन सा फील्ड है। तो चूंकि अभी जैसा कि क्वेश्चन था कि रिकॉर्ड टाइप प्रोडक्ट से बिलिंग करना है, तो अभी इसका जो रिकॉर्ड टाइप है, हम गए यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप पे। अभी ये मेरा रिकॉर्ड टाइप आ गया। ये रिकॉर्ड टाइप हम लोग को पता करना है कि ये कौन सा रिकॉर्ड टाइप है। तो इसको यहाँ पे हम सर्च किए, ये प्रोडक्ट सपोर्ट है, इसको हम लोग बिलिंग कर देंगे। इसको यहाँ कॉपी किए, इसको यहाँ पे बिलिंग कर दिए, सेव कर दिए, कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे हम क्वेरी चलाएंगे ये वाला, तो यहाँ चेंज हो जाएगा वो प्रोडक्ट सपोर्ट, दोनों चेंज हो गया ना, दोनों बिलिंग, सॉरी दोनों बिलिंग हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये रिकॉर्ड टाइप मेरा चेंज हो गया, चेंज हो गया मेरा बैकएंड से चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे अपडेट कर सकते हैं। बाकी वो अपडेट स्टेटमेंट तो चला ही सकते हैं जो स्क्रिप्ट भेजे हैं अभी, दोनों में से कोई भी एक। समझ गए? ऐसे चेंज कर लिए, या तो अगर ये दोनों में से कोई भी तरीका लग रहा है कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट है, ये भी कोई रिवीज अगर लगता है कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे अभी, तो एक और सिंपल सा तरीका है। जो रिकॉर्ड गलत बना है उस रिकॉर्ड पे जाना है, वहां से उसको डिलीट करना होगा और नया रिकॉर्ड बना लेना है, दैट्स इट। तो यहाँ से वो डिलीट होगा और फिर अकाउंट में जाके वहां से न्यू करके फिर सही प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करके उसको चेंज कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है। जी भैया, इसको भैया ब्रीफ में आगे जाके पढ़ेंगे क्या? कौन सा? जो अभी पढ़ रहे थे भैया, स्क्रिप्ट लिखना। हाँ, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत आगे है। स्क्रिप्टिंग और जो भी अपडेट्स वगैरह है वो यहाँ पे होगा अराउंड, कहाँ पे है वो भी बहुत आगे है। मतलब लगेगा अभी तो एक, तो मैं आज जितना स्पीड में जाएंगे बेसिकली, अभी जिस स्पीड में जाएंगे उस स्पीड में होगा। आई थिंक इसमें नहीं है शायद, इसके बाद जो मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें होगा। छोटा मोटा होगा इसमें, बट मेन ये क्योंकि हम लोग एडमिन पढ़ रहे हैं अभी, एडमिन एडमिन के बाद एडवांस एडमिन एडमिन पढ़ेंगे तो उसमें होगा। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा है, जावा पता है अगर, तो ये सब बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल डीएमएल है, क्वेरी करना और ऑब्जेक्ट बनाना और उसको अपडेट करना फील्ड्स को। तो ये आगे चल के ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल जितना स्पीड में सब कंप्लीट करके समझने लगे उसके बाद ये सब में घुसेंगे। ठीक है, तो टोटल 4 तरीका बताएं, 2 स्क्रिप्ट के थ्रू, एक बैकएंड के थ्रू, और चौथा तरीका एज ए वर्कअराउंड, आप उस रिकॉर्ड को डिलीट करके नया बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? भैया ईमेल लेटर हेड क्या होता है, मतलब इसका यूज क्या है? यूज क्या है कि जैसा लास्ट टाइम में बताया था ना कि फॉर एग्जांपल अगर आज के डेट में एयरटेल को कोई कॉल गया है कि राहुल बोल रहे हैं मुझे ये चेंज करना है, तो जब वो केस बनाता है, केस नंबर रहता है, तो कभी कभी एक ईमेल भी भेजता है। बहुत मतलब कौन सा सिचुएशन रहता है वो याद नहीं, बट ईमेल भेजता है। या फिर नॉर्मल सा पोस्टपेड का एग्जांपल लेते हैं, जब पोस्टपेड का कनेक्शन लेते हैं तो एवरी मंथ वो जो बिल जनरेट होकर आता है वो ईमेल के थ्रू आता है। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा इंस्टेंस देखे होंगे किसी भी वेबसाइट पे, या सिंपल सा ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट पे तो ऑर्डर डिटेल्स ईमेल पे आया, है ना। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट बिजनेस का जिसमें कि बिजनेस बोलता है कि मुझे ईमेल के थ्रू नोटिफाई करो जब भी कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन कंप्लीट होता है, तो उसके लिए हम लोग ईमेल का यूज करते हैं। तो जब ईमेल की बात आती है कि ईमेल भेजना है, तो ईमेल का कुछ कंटेंट होगा, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टू पे कौन होगा, सीसी पे कौन होगा, बीसीसी पे कौन होगा, उसका बॉडी क्या होगा, सिग्नेचर क्या होगा, लेटर हेड क्या होगा, तो बहुत सारा चीज ईमेल का कंटेंट पूरा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पूरा ईमेल कंटेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे उसको एक टेम्पलेट में प्रीडिफाइन करते हैं, ताकि वो सारा स्टार्टिंग विथ फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट, बॉडी, बॉडी के अंदर सिग्नेचर, कोई अगर कंपनी का हेडर डालना है तो वो कंपनी का कोई प्रीडिफाइंड अगर लेटर हेड होगा तो वो जो भी उसका डिजाइन, वो तो वो सारा चीज एक टेम्पलेट में आता है, और उसका एक ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा एक्टिविटी होगा कि हाँ ऑर्डर इज प्लेस्ड, देन सेंड एन ईमेल, तो वो ऑर्डर प्लेस्ड ईमेल चला गया। ऑर्डर इज कंप्लीटेड, सेंड एन ईमेल, तो ऑर्डर कंप्लीट, ऑर्डर इज कंप्लीटेड, डिलीवर्ड टू यू।
तो ये आप लोग अभी नोटिस करते होंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट या कोई भी वेबसाइट से जब ऑर्डर करते हैं, तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक ईमेल आता है, जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है या फिर किसी भी इंस्टेंसेस पे आपको एक जब माइलस्टोन होता है, उसको माइलस्टोन बोलते हैं कि स्टार्टिंग ऑर्डर प्लेस्ड ईमेल गया, एक माइलस्टोन ऑर्डर इन ट्रांजिट आउट फॉर डिलीवरी एक ईमेल गया, ऑर्डर डिलीवर्ड ईमेल गया। तो ये हर एक माइलस्टोन पे आप ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे कि वो ईमेल ट्रिगर होगा। तो बैकएंड में ऐसा ही कोई सेल्सफोर्स जैसा सिस्टम बैठा होगा जो कि ये सारा काम कर रहा होगा। तो जैसा हम बताए थे पहले भी कि आज के रेट में इंडिया में बहुत सारे कंपनीज बैकएंड में सेल्सफोर्स यूज़ करते हैं, लाइक पेटीएम, और आई थिंक फ्लिपकार्ट भी यूज़ करता है। तो ये एयरटेल भी शायद यूज़ करता है। तो ये सारे कंपनीज बैकएंड में सेल्सफोर्स ही यूज़ करता है। तो हो सकता है कि ये सेल्सफोर्स इसी सब काम के लिए यूज़ करता होगा, जहाँ पे वो पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट होगा कि जब एक कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डरिंग टिल द फुलफिलमेंट, जब कंप्लीट डिलीवरी, वो हर स्टेज पे क्या क्या होना है वो डिसाइड होगा ऑटोमेटिक। और उस चीज के लिए एसएमएस भी जाएगा, ईमेल भी जाएगा, तो वो सारा पर्पसेस के लिए ये ईमेल का काम आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत हाई लेवल में सिखाया है कि कैसे ईमेल का लेटर हेड कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे ईमेल का टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि उस प्रीडिफाइंड टेम्पलेट और ईमेल को, लेटर हेड को कैसे हम एक ऑटोमेटेड वे में एक ट्रिगर पॉइंट डालेंगे, एक माइलस्टोन अचीवमेंट पे डालेंगे, कैसे उसको भेजना है हमको। ठीक है। जी भैया। तो भैया ये ऑटो जनरेटेड होगा है? ईमेल टेम्पलेट खुद से डिफाइन करना होगा, और ऑटो जनरेटेड मीनिंग, तो ईमेल मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कैसे इम्प्लीमेंट हम एज अ डेवलपर, अगर हम डेवलपर है तो हम रिक्वायरमेंट को समझ के कैसे इम्प्लीमेंट किया। अगर रिक्वायरमेंट मेरा है कि नहीं यूजर मैनुअली ट्रिगर करेगा तो मैनुअली करेंगे, एक बटन डाल देंगे, उस बटन के थ्रू वो ईमेल का पेज खुलेगा, वहाँ पे अपना आप बोलेगा कि नहीं, कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है कि नहीं मेरा जो ईमेल है उसका जो कंटेंट है वो बेसिकली स्टैटिक नहीं है, और मतलब डायनेमिक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंटेंट हमको हमेशा चेंज करते रहना है। तो ऐसा कंटेंट जो कि यूजर मैनुअली चेंज करना चाहता है, तो आप उसको एक बटन दे दिए, उससे एक टेम्पलेट खुला, वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिए कि यहाँ अपना कंटेंट लिखिए, यहाँ से सेंड कर दीजिए। तो एक मैनुअल वे ऑफ डूइंग हो गया, जो कि इम्प्लीमेंटेशन टोटली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और बिजनेस का क्या नीड है। अगर ऐसा नीड है बिजनेस का कि नहीं मेरे पास एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, आप इस टेम्पलेट को यूज करो, बस उसमें कुछ कुछ कंटेंट स्विच करना है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर डिटेल्स की, मेरा एक ईमेल जाएगा कि हाय एक्स वाई जेड पर्सन, यू हैव ऑर्डर्ड दीज प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट हमको लेना है जो कार्ट पेज होगा, कार्ट पेज से। तो वो हो गया कि ऑटोमेटेड हो गया कि हाँ एक ईमेल टेम्पलेट मेरा प्री डिफाइंड है, बस जो कंटेंट है वो कंटेंट वहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट कार्ट पे होगा वहां से कॉपी करना है, और जो पर्सन जिसको भेजना है वो कार्ट से ही जो आदमी ऑर्डर कर रहा है उसको रिप्लेस करना है। बाकी सारा मेरा प्री डिफाइंड है, तो वो ऑटोमेटेड वे भी कर सकते हैं। तो करने का आप दोनों तरीका कर सकते हैं, मैनुअली भी और ऑटोमेटेड भी। टोटली डिपेंड्स उनकी बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस का नीड क्या है। मेनली हम लोगों को यहाँ ये समझना है कि हम सेल्सफोर्स में टेम्पलेट लेटर हेड ईमेल का कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं, और उसको जैसा जिस तरीके से इसको यूज़ करना है उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटेड हो। और ऑटोमेटेड में क्या क्या तरीका है उसको यूज़ करने का, अब पता नहीं इस यूनिट में दिया है या नहीं, लेकिन है दो तीन वेज। कोडिंग से भी कर सकते हैं, और फ्लोज भी हैं उससे कर सकते हैं। ये इंसर्ट किए, लेटर हेड डाले, ऐप लॉन्चर, कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट सेव, इंसर्ट, इस दिस। अच्छा, ये मैनुअल वे ऑफ बताया है कि मैनुअली कैसे भेजना है, तो ये मैनुअल वाला बताया है। इसी तरह से ऑटोमेटेड भी होता है। ऑटोमेटेड में अम, अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या वो वेज होता है जिसके थ्रू हम मेल भेज सकते हैं। यहाँ पे हमको लगता है ये इसलिए बताया कि आपको पता रहे कि सेल्सफोर्स में ये भी कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू आप ईमेल भेज सकते हो विथ अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। तो ये अभी इस यूनिट में मैनुअली कैसे भेजना है वो दिखाया है, तो इसको आप कॉन्फ़िगर करके मैनुअली भेज सकते हैं। बट आगे चल के पढ़ेंगे कि और वो कौन कौन सा कैपेबिलिटी है जिसको यूज करके हम लोग ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं। ठीक है। जी भैया। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन? और एक भैया एस्केलेशन रूल, इसका यूज कहाँ करेंगे हम? ओके, एस्केलेशन रूल। एस्केलेशन रूल क्या होता है? एस्केलेशन मतलब हुआ कि जब भी कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको हायर अपने सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स को बताना कि कुछ काम है जो नहीं हो रहा है टाइम पे। तो इस ऑटोमेट योर बिजनेस प्रोसेस
नाम से ही क्या पता चल रहा है कि आपका सिस्टम में कुछ ऐसा बिजनेस प्रोसेस होगा जिसको कि हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। तो एक सेकंड, बस हम दूसरे वाले बैच को बोल देते हैं, 2 मिनट लेट होगा। ओके, तो हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ बिजनेस प्रोसेस होता है जिसको कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अब एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं अगेन से। तो एयरटेल आज के डेट में मान के चलिए कि उसका जो केस रेज करने का जो रिक्वेस्ट रेज करने का जो वेज है वो कॉल के थ्रू है। सपोजिंगली फ्यूचर में जाके इतना कस्टमर बढ़ गया एयरटेल का कि एयरटेल अब बोलने लगा है कि कॉल्स पे हो नहीं पा रहा है, अब इसको ऑटोमेट करो ताकि यूजर्स कॉल के अलावा भी अपना कंसर्न, अपना कंप्लेन रेज कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या अपने आईटी जो भी कंसल्टेंट है उसके पास रिक्वायरमेंट लिखी गया कि भाई ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है मुझे, अब कॉल नहीं, कॉल के ईमेल के वाया ईमेल के थ्रू या फिर किसी और मीडियम के थ्रू हमको ऑटोमेटिकली केस बना इंसर्ट करना है, ऐसा ऐसा सपोर्ट रिक्वेस्ट। तो आईटी कंसल्टेंट रिक्वायरमेंट समझा, उसको लेके आया, और सपोज वो लोग सेल्सफोर्स ही यूज कर रहे हैं, तो वो सजेस्ट किए कि वन वन वे ऑफ डूइंग ऐसे है कि आप ईमेल बोलिए कस्टमर्स को ईमेल भेजने के लिए एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस पे। जैसे ही उस पर ईमेल गिरेगा तो उस ईमेल के थ्रू हम उस ईमेल को रीड करके हम एक ऑटोमेटिकली एक केस बना देंगे आपको। तो वो केस ऑटोमेटिकली बन के किसी एक टेक्निकल एजेंट को असाइन हो जाएगा, जिससे वो उसको देख के उस पर एक्ट कर सकता है। तो इसमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको अगर जिसका ऐसा मतलब ऐसा क्वेरी है जो कि कुछ दिन वेट कर सकता है। तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग, एक सिनारियो हो गया जिसमें कि हम ईमेल किए और ऑटोमेटिकली मेरा केस बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्वेरी रेस किया था कि मुझे एक नया पोस्टपेड कनेक्शन लेना है, कनेक्शन के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके यहाँ, आप प्लीज़ बताओ। मैंने एयरटेल को मैसेज किया, एयरटेल ने ऑटोमेटिक मेल भेजा मुझे कि हाँ ठीक है, आपका केस रजिस्टर्ड हो गया विद दिस नंबर, यू विल बी नोटिफाइड विद इन 3 days। अब सपोज कीजिए कि तीन वो केस क्रिएट हो गया एयरटेल के कहीं डेटाबेस में और वो असाइन हो गया एक सपोर्ट एजेंट को। वो सपोर्ट एजेंट बिजी बिजी रह गया बाकी सारे प्रायोरिटी आइटम को करने के लिए 3 दिन तक। अब वो 3 दिन का एसएलए था कि 3 दिन के अंदर ही उसको रिप्लाई करना था, बट वो कस्टमर को रिप्लाई नहीं कर पाया। अब जैसे ही फोर्थ डे वो एंटर करता है तो आई एज अ कस्टमर, जब मैंने मेल भेजा, मुझे मेल पे लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर आपको मिलेगा रिस्पॉन्स, और नहीं मिला 3 दिन के अंदर, और वो चौथा दिन एंटर कर चुका है। तो उस वे में आप सिस्टम को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि जैसे ही वो तीसरा दिन एंड हुआ, जैसे ही वो 3 दिन एक्सपायर हुआ, वो चौथा दिन पे गया, तो हम लोग एस्केलेशन रूल डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि फोर्थ डे पहुंचते ही वो केस एस्केलेट होके वो जो पर्टिकुलर बंदे पे असाइन था वो मैनेजर को एक मेल चला जाएगा कि भाई आपका XYZ केस बना हुआ था जिसमें कि एक क्वेरी आया था कस्टमर से, वो 3 दिन का एसएलए ब्रीच कर चुका है और ये फोर्थ डे एंटर कर चुका है। तो वैसे वैसे केसेस को मैनेजर्स के नॉलेज में जाएगा, तो वो लोग उसको पिकअप करेंगे कि भाई ये डिले हो चुका है, तो फिर देन दे विल प्रायोरिटाइज इट कि हाँ भाई अब ये आप प्रायोरिटी बन चुका है क्योंकि हम लोग 3 दिन क्रॉस कर चुके हैं और कस्टमर विल बी इम्पैक्टेड, तो लेट्स प्रायोरिटाइज इट एंड देन रिस्पॉन्ड टू दोस। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग इसको हर बिजनेस अपना प्रायोरिटी को इससे सेट करता है कि कब हम लोगों को डिफाइन करना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इससे हम कस्टमर का बिजनेस लूज करेंगे। तो इसके लिए एस्केलेशन रूल्स है। तो अभी जो एग्जांपल हम बताएं मे नॉट बी द सेम एग्जांपल इस वाली यूनिट में, बस कॉन्सेप्ट वही है कि एस्केलेशन रूल्स में क्या होता है। तो उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ऑर्डर डाले हैं, क्राइटेरिया डाले हैं कि हाँ केस रीजन वगैरह वगैरह। अब ये डालने के बाद हम लोग यहाँ पे एक केस का डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है कि लैपटॉप नॉट नॉट वर्किंग। अब एस्केलेशन रूल जब बनाएंगे तो ये एस्केलेट कब होगा, जब वो क्राइटेरिया मैच करेगा। तो इसमें क्राइटेरिया मैच के लिए क्या दिया हुआ है कि केस रीजन क्राइटेरिया नॉट क्राइटेरिया और क्राइटेरिया मेट, केस रीजन में डालना इक्वल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, और इन्वेंटरीज
नोटिफाई यूजर को, तो यहाँ पे भी नोटिफिकेशन है, एस्केलेटेड केस नोटिफिकेशन। तब केस बनाए हम लोगों ने ऐसा, सेव। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ इस सिनेरियो में, यहाँ पे एक केस बना हुआ है जिसपे कि लैपटॉप नॉट वर्किंग का एक केस बना है, और वो सपोर्ट को रेज किया हुआ है। अब जैसे ही वो क्राइटेरिया मीट करेगा यहाँ पे कि केस इज इक्वल टू परफॉर्मेंस, वो तुरंत ये एस्केलेशन रेज हो जाएगा और वो चला जाएगा कि हाँ आपके पास ऐसा एक आया हुआ है केस जो कि अभी तक उसको फुलफिल नहीं किया है। तो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो जहाँ पे कि वो जो एजिंग है वो एक, देखिए ये जो एजिंग है वो एजिंग जो है वो एक्सपायर कर चुका है। तो ये पार्ट जो है वो डिफाइन करना पड़ता है कि आपका एजिंग क्या डाले हैं आप। तो एजिंग के अकॉर्डिंग जैसे ही पता चले, जो हम डेज बताएं 3 डेज, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 3 डाल कर रख सकते हैं। तो वो आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसको कैसे सेटअप करते हैं। तो जैसे ही वो वैल्यू उससे क्रॉस करेगा, ऑटोमेटिक वो ईमेल चला जाएगा जिसको भी आप रेसिपिएंट बनाए होंगे अपना, कि हाँ ये केस बहुत दिन से पेंडिंग है और इसको इस पे एक्ट करना है अभी इमीडिएटली, और ये प्रायोरिटी बन चुका है। ठीक है। जी भैया। इसको खुद से करके ट्राई करोगे ना तो बहुत ही मतलब समझ में ज़्यादा आएगा। और ये 1-2 बार ट्राई करना, और जब ईमेल्स खुद को आएंगे और वो एस्केलेशन चलता हुआ दिखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा फिर वो। ये दोनों 2 टाइप का इसमें दिया होगा, एक असाइनमेंट रूल्स है और एक है एस्केलेशन रूल्स। जी भैया, इसी में भैया प्रॉब्लम हुआ था, प्रोडक्ट और एक बिलिंग में मेरा हाँ गलती से बन गया था कुछ और। हाँ ठीक है, तो अब पता चल गया ना, उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा तो वह डिलीट करके, या फिर जो अभी बाकी 3 ऑप्शन बताए उसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके उसको कर लेना। ठीक है। जी भैया। ओके। um, तो इसके बाद यहाँ पे सारा तो कंप्लीट हो ही जाएगा, यहाँ पे और कुछ तो बचा नहीं। भैया केसेस में एक रेड कलर का साइन आ रहा था, एस्केलेटेड उस साइन में दिखा रहा है। हाँ दैट मीन्स जो केस जो क्राइटेरिया मीट हुआ होगा ना, इसलिए वो उसमें रेड साइन दिखा रहा है, तो मतलब कि वो ब्रीच हो चुका है और वो एस्केलेट हो चुका है, इसलिए वो रेड साइन दिखा रहा है। तो मीनिंग वो जब एस्केलेट हो चुका है और जो भी एस्केलेशन पॉइंट होगा उस पे उसको वो जाएगा कि हाँ ये अब रेड पे आ गया है, द प्रायोरिटी इज हायर नाउ, लेट्स एक्ट ऑन जी इट। भैया। जी भैया। ठीक है। और फिर अप एंड डाउन हम कैसे कर सकते हैं उसको, सीरियल वाइज रखना वो केस नंबर के अकॉर्डिंग तो। वो तो सिंपल फिल्टर है ना, तो जैसे कि जब यहाँ पे ये इसको ऐसे करेंगे ना, सॉरी, यहाँ पे ये देखो है ना, ये फिल्टर है, इसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में, स्टेटस के थ्रू भी सॉर्ट कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स है। डेट एंड टाइम के थ्रू, सॉरी, डेट एंड टाइम के थ्रू भी, मतलब हर कॉलम में ये कर सकते हैं सॉर्टिंग। ठीक है। जी भैया। तो ये जहाँ पे भी होगे वहाँ पे ये कॉलम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा वो। ये सब भी आगे चल के पढ़ेंगे, इसमें ये जितना ये बटन दिख रहा है ना, इसका क्या क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया, इतना ही था। चलो ठीक है, तो आज भी हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए, तो आई होप कि ये अब कंप्लीट हो जाए। और इस तरह से ही हर क्वेश्चन को अच्छा लगता है, क्वेश्चन आता है तो मीनिंग आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इन सभी यूनिट्स को कंप्लीट करने का ट्राई करना है और समझ समझ के करना है। जहाँ नहीं समझ में आया ऐसे ही क्वेश्चंस करना है, ताकि क्लियर होगा, तभी आगे चल के फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए तब इतना ही रहेगा। अभी नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होगा तो हम लोग कल शुरू करेंगे आइडेंटिटी बेसिक्स। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आइडेंटिटी बेसिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग।